नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के मूल आधार प्रश्न पत्र के प्रथम प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण टॉपिक वैधता के बारे में। वैधता का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द लेजिटिमेसी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लेगिटिमस से हुई है। अंग्रेजी भाषा में लेगिटिमस शब्द का सामान्य अर्थ है कानून की दृष्टि से औचित्यपूर्ण होना, परंतु राजनीति विज्ञान की एक अवधारणा के रूप में लेगिटिमेसी शब्द जो है वह केवल कानून से संबंधित नहीं है, अपितु इसमें शासन व शासित के मूल्य, उनके विश्वास से ये शब्द जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां जो शासन को न्यायपूर्ण बनाती हो, वो स्थितियां वैधता के साथ जुड़ी हुई है। वैधता जो कॉन्सेप्ट है यह नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पूर्व में राजनीति शास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से वैधता की आवश्यकता या वैधता का महत्व बताया है। वैधता एक तरीके से सहमति है, एक तरीके से स्वीकृति है जो अधीनस्थों के द्वारा प्रदान की जाती है, और अधीनस्थों की स्वीकृति के आधार पर जब कोई कार्य होता है तो वह उसे न्यायपूर्ण मान लिया जाता है। वैधता के संदर्भ में प्लेटो ये कहता है कि शासन की औचित्यपूर्णता उसकी न्याय की भावना पर निर्भर करती है। अरस्तु ने शासन को औचित्यपूर्ण या वैधतापूर्ण कानून के आधार पर माना है। टॉमस एक्विनास धर्मशास्त्रीय अवधारणाओं और धर्मशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में वैधता की बात करता है। मार्सिलो ऑफ पेडुआ कानून सम्मत वैधता पर ध्यान केंद्रित करता है। हाब्स, लॉक व रूसो ने वैधता को समझौते से जोड़ा कि यह शासक और शासितों के बीच होने वाला एक समझौता है और इस समझौते से काम करने का अधिकार मिलता है, सहमति उससे प्राप्त होती है। लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के रूप में और विधि के शासन के रूप में वैधता की बात की। रूसो ने सामान्य इच्छा की धारणा को वैधता से जोड़ा। हीगल ने विश्वात्मा और शाश्वत चेतना को वैधता का आधार बनाया। तो कुल मिलाकर वैधता जो है वो नया शब्द नहीं है। प्राचीन राजनीतिक चिंतकों ने वैधता के बारे में पर्याप्त चिंतन किया है और इसकी आवश्यकता और इसके महत्व पर प्रकाश डाला है। वैधता को परिभाषित करने के लिए विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसकी परिभाषा की है। डॉल्फ स्टेनवर्जर ने कहा है कि औचित्यपूर्णता शासन की शक्ति का ऐसा आधार है जिसके अनुसार सरकार को यह चेतना रहती है कि उसे शासन करने का अधिकार है और उसके इस अधिकार को शासितों की स्वीकृति प्राप्त है। कार्ल जे फ्रेडरिक ने कहा कि औचित्यपूर्णता कानूनों और शासकों के न्याय संगत होने का ऐसा प्रतीक है जो उनकी सत्ता में वृद्धि करता है। इन विद्वानों के आधार पर यदि हम वैधता के संदर्भ में कोई सामान्य तत्व बताने की चेष्टा करें तो वो इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, वैधता या औचित्यपूर्णता राजनीतिक व्यवस्था का
एक अनिवार्य तत्व है। दूसरा, औचित्यपूर्णता एक मनोवैज्ञानिक तत्व है जो शासक व शासित पक्ष के बीच विश्वास और सहमति के रूप में प्रकट होता है। तीसरी बात हम कर सकते हैं कि शासन के द्वारा शासितों से जो सहमति प्राप्त की जाती है वह सहमति शक्ति, बल, दमन या हिंसा के आधार पर अर्जित नहीं की जाए, अपितु सहमति का आधार ऐच्छिक होना चाहिए। यानी कि जनता स्वेच्छा से सहमति प्रदान करे। शक्ति, बल या दमन और हिंसा के आधार पर प्राप्त की गई सहमति शासन को औचित्यपूर्ण नहीं बनाती है। औचित्यपूर्णता का ये महत्वपूर्ण गुण है कि वह शक्ति को सत्ता में बदल देता है। यानी शक्ति तो व्यक्ति बल से, दमन से, हिंसा से अर्जित कर लेता है, लेकिन सत्ता उसे सहमति से मिलती है, और जब सहमति की बात आती है तो उसमें वैधता अंतर्निहित हो जाती है। पांचवी बात हम कर सकते हैं कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को न्यायसंगत बनाने के लिए वैधता आवश्यक होती है, और ये वैधता ही उसे स्थायित्व प्रदान करती है। औचित्यपूर्णता के या वैधता के क्या स्रोत हो सकते हैं, इस पर यदि हम बात करें, सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी, तो हम कुछ स्रोतों पर चर्चा कर सकते हैं। पहला है परंपरा। परंपरा वैधता का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, और ये परंपरागत वैधता राजतंत्रात्मक शासन प्रणालियों में पाई जाती है। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हुए जनता उसके प्रति श्रद्धा भाव रखती है और उसके द्वारा दिए गए आदेशों की पालना करती है। आधुनिक काल में भी इस प्रकार की वैधता के दर्शन हमें मिलते हैं। चर्च के पदाधिकारियों को धर्म के आधार पर वैधता मिली हुई होती है, उनके आदेशों की उनके अनुयायियों के द्वारा पालना की जाती है। इसी प्रकार परंपरागत सत्ता या परंपरागत वैधता जो है वो परिवार में भी हमें दिखलाई देती है। पिता जो है उसके आदेशों की पालना उसके पुत्रों के द्वारा की जाती है, तो ये एक तरीके से परंपरागत वैधता के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यानी कि जिसमें पहले से चली आ रही व्यवस्थाओं के आधार पर सहमति आसानी से अर्जित होती रहती है, उस प्रकार की वैधता को परंपरागत वैधता के रूप में जाना जाता है। दूसरा है संविधान एवं बुद्धि संगत कानून। आज चूँकि लोकतांत्रिक युग है और प्रत्येक देश के शासन का संचालन संविधान या संवैधानिक नियमों, प्रथाओं और परंपराओं के माध्यम से चलता है। साथ ही साथ शासन व्यवस्था के द्वारा अनेकों कानूनों का निर्माण किया जाता है। तो इन कानूनों में और संविधानों में भी वैधता का हमें दर्शन होता है। राजनीतिक व्यवस्था उस वैधता के आधार पर ही अधीनस्थों के लिए, अनुयायियों के लिए, नागरिकों के लिए कानूनों का निर्माण करती है, और वो कानून जो है उनकी स्थिति को वैध बनाते हैं। तीसरी बात है चमत्कार, करिश्मा। कई बार कुछ लोग विशेष व्यक्तित्व वाले होते हैं, उनके अंदर चमत्कारिक गुण होते हैं, और उन चमत्कारिक गुणों के कारण चाहे उनके पास सत्ता हो, शक्ति हो या नहीं हो, फिर भी लोग उनका सम्मान करते हैं, उनके आदेशों की पालना करते हैं। तो चमत्कार भी वैधता को अर्जित करने का एक माध्यम होता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। बुद्ध मोहम्मद साहब के व्यक्तित्व में वो चमत्कारी गुण थे जिनके कारण लोग उनकी बातों को मानते थे। तो इस तरीके से चमत्कार भी वैधता, सहमति अर्जित करने का एक
स्रोत होता है। चौथा है विचारधारा, आइडियोलॉजी। विचारधारा भी वैधता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विचारधारा उन नैतिक एवं राजनीतिक मूल्यों तथा मापदंडों को प्रस्तुत करती है जिनके आधार पर किसी राजनीतिक व्यवस्था को वैधता प्राप्त होती है, और विचारधाराएं शासन के संचालन का आधार बन जाती हैं। इसलिए कोई शासन किसी विशिष्ट प्रकार की विचारधारा का अनुसरण करते हुए कानून का निर्माण करता है तो उस विचारधारा के जो समर्थक लोग हैं वो उन कानूनों का पालन अवश्य करते हैं। तो विचारधारा भी वैधता का प्रमुख स्रोत है। धन्यवाद।